हम बात कर रहे थे एंटोमोफिली के बारे में, मीन्स इंसेक्ट पॉलिनेशन के बारे में। उसी में नेक्स्ट एग्जांपल आता है युक्का प्लांट। इन युक्का प्लांट pollination occurs by Pronuba yucca sella moth. This moth is also known as Tageticula moth. और फीमेल मॉथ के थ्रू पॉलिनेशन होता है। इंसेक्ट कौन सा है? मॉथ है। कौन पॉलिनेशन करेगा? फीमेल मॉथ पॉलिनेशन करती है। हमने ये भी कहा था जिन प्लांट में मॉथ पॉलिनेशन होता है उनके फ्लावर का कलर वाइट होता है और वो फ्लावर नाइट के समय ओपन होते हैं। नाइट फ्लावरिंग प्लांट है, ध्यान करेंगे साहब। युक्का प्लांट का फ्लावर पेंडलम लाइक होता है, उल्टा लटका हुआ होता है। तो अनुबा मॉथ की फीमेल जब मैच्योर हो जाती है, एग्स ले करने की पोजीशन पे आती है, अंडे देने की पोजीशन पे आती है, तो युक्का प्लांट के फ्लावर्स में विजिट करती है। फ्लावर लटका हुआ है उल्टा, पेंडलम लाइक है। विजिट करके पोलन गन इकट्ठा करती, कलेक्ट करती है। पोलन कलेक्ट करके अपने माउथ के अंदर पोलन की छोटी सी बॉल तैयार कर लेती है। पोलन बॉल तैयार होने के बाद वो युक्का प्लांट की स्टिग्मा पे चढ़ती है, अपना ओविपोजिटर अंदर एंटर कराती है और अपने अंडे एग्ज प्लांट की ओवरी में दे देती है। तो इसने अपने एग्ज कहाँ पे ले किए हैं? प्लांट की ओवरी के अंदर। एग्ज ले करने के बाद सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से पोलन की बॉल को इन लोब्स के बीच में फिट कर देती है। स्टिग्मा के जो लोब्स देख रहे हैं, इन लोब्स के बीच में पोलन की बॉल को फिट कर देती है। पोलन की बॉल फिट हो गई है, इट मीन्स पॉलिनेशन हो गया है। याद रहे युक्का प्लांट एंड प्रोनुबा, इन दोनों की लाइफ एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है। दे कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ विदाउट ईच अदर। रिलेशनशिप ऑब्लिगेटरी सिम्बायोटिक है। यदि युक्का प्लांट खत्म हो जाए तो प्रोनुबा भी की लाइफ भी खत्म हो जाएगी। आगे चल के पूरे प्रोनुबा भी खत्म हो जाएंगे, अंडे देने की जगह से अच्छा नहीं मिलेगी इन्हें। तो दोनों की लाइफ एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है, ध्यान रहे। जब इन अंडों से एक से लार्वा निकल के बाहर आते हैं तब तक यहाँ सीड डेवलप हो चुके होते हैं। तो याद रहे युक्का प्लांट के अंदर पॉलिनेशन मॉथ से होता है और ये मॉथ कौन सा है? प्रोनुबा युक्का सेला मॉथ। इट इज ऑल्सो नोन एज टैजेटिकुला मॉथ। अब आते हैं रिवॉर्ड्स पे। फ्लोरल रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड्स मतलब कुछ देना, इनाम की फॉर्म में, इनाम दे रहे, पारितोषिक दे रहे हैं। रिवॉर्ड्स, इनाम। टू सस्टेन एनिमल विजिट्स, प्लांट्स हैव टू प्रोवाइड सम रिवॉर्ड्स टू दी एनिमल्स। रिवॉर्ड्स की फॉर्म में दिया जाता है नेक्टर। एनिमल की विजिट्स को बनाए रखने के लिए, इंसेक्ट की, बर्ड्स की विजिट को बनाए रखने के लिए प्लांट को, फ्लावर को कुछ ना कुछ इनाम देना पड़ता है, जैसे कि नेक्टर। नेक्टर को फ्लावर खुद यूज नहीं करता है। फ्लावर के थैलेमस में मीठा लिक्विड भरा होता है और मीठे लिक्विड को नेक्टर कहा जाता है। वो मीठा लिक्विड प्लांट खुद यूज नहीं करता है, उसने दूसरे को देने के लिए बनाया है। इंसेक्ट्स आते हैं नेक्टर के लालच में, बर्ड्स आते हैं, बटरफ्लाईज आती हैं, हनी बीज आती हैं, इंसेक्ट आ रहे हैं, नेक्टर सक करते हैं और पॉलिनेशन भी करके चले जाते हैं सब। तो ऐसे मोस्ट कॉमन रिवॉर्ड माना गया है। दो कॉमन रिवॉर्ड माने गए हैं। सेकंड रिवॉर्ड है कॉमन पोलन ग्रेन्स। याद है ये दो कॉमन रिवॉर्ड हैं, नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स से। कुछ प्लांट्स में पोलन ग्रेन्स ईटेबल होते हैं, खाने योग्य होते हैं, जैसे रोजा में, क्लीमेटिस में ईटेबल पोलन ग्रेन्स होते हैं, खाने योग्य होते हैं। इंसेक्ट्स आते हैं, कुछ पोलन खा भी जाते हैं और कुछ पोलन बिखेर के चले जाते हैं, मीन्स पॉलिनेशन भी कर जाते हैं। तो पोलन ग्रेन को भी एक रिवॉर्ड माना गया है, ध्यान रहे। थर्ड रिवॉर्ड, प्रोवाइड सेफ स्पेस, प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग्स। कुछ प्लांट अपनी ओवरी को अवेलेबल करवाते हैं। ये ओवरी अवेलेबल करवा दी साहब, ये सेफ स्पेस अंडे देने के लिए। इंसेक्ट आते हैं, अपने अंडे देते हैं इस ओवरी के अंदर। तो सेफ स्पेस कौन अवेलेबल करवा रहा है? युक्का भी अवेलेबल करवा रहा, देख रहे हैं आप। ऐसे ही एमोर्फोफिलस प्लांट भी अपने प्लांट की ओवरी को अवेलेबल करवाता है। तो याद रहे प्रोवाइड सेफ स्पेस मीन्स ओवरी टू लेइंग एग्स। अंडे देने के लिए अपनी खुद की फ्लावर की ओवरी को अवेलेबल करवाना, यह भी रिवॉर्ड कैटेगरी में रखा जाता है। एमोर्फोफिलस प्लांट के अंदर फ्लावर की हाइट 6 फीट होती है और ये भी अपनी ओवरी अवेलेबल करवा रहा है। तो रिवॉर्ड की फॉर्म में क्या है यहाँ पे? ओवरी। कौन कौन प्रोवाइड कर रहे हैं ओवरी? युक्का एंड एमोर्फोफिलस। नेक्टर एंड पोलन रोबस, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो फ्लावर में विजिट करते हैं साहब,
नेक्टर पी जाते हैं, पोलन खा जाते हैं, लेकिन पॉलिनेशन करके नहीं जाते हैं। इस तरह के विजिटर्स को हम क्या बोलेंगे? पोलन रोबर्स बोलेंगे, नेक्टर रोबर्स बोलेंगे। रोबरी करके चले गए, डाका डाल के चले गए, सामान लूट लिया साहब, लेके चले गए, तो रोबरी हो गई, डकैती हो गई साहब। तो उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? नेक्टर रोबर्स, पोलन रोबर्स। अब आते हैं हम रेफलिशिया प्लांट पे। रेफलिशिया प्लांट के अंदर फ्लावर लार्जेस्ट होता है, डायमीटर वाइज लार्जेस्ट फ्लावर हमें देखने को मिलता है। और रेफलिशिया के फ्लावर में रोटन मीट की स्मेल आती है। वो स्मेल कुछ मक्खियों को, फ्लाइज को अच्छी लगती है, और वो फ्लाइज कौन सी, मक्खियाँ कौन सी हैं? कैरियन फ्लाइज है। स्मेल की जब मक्खियाँ अट्रैक्ट होती हैं, पॉलिनेशन करती हैं, तो याद रहे रेफलिशिया के अंदर एंटोमोफिली होती, इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, लेकिन सीड का डिस्पर्सल एलिफेंट के थ्रू दिखाई देता है, जूकोरी हमें देखने को मिलती है। अब बात करने जा रहे हैं हम फाइकस स्पीसीज के बारे में। फाइकस में कॉमनली हम एक लेते हैं एग्जाम्पल, फिग या अंजीर। फिग अंजीर का साइंटिफिक नेम है फाइकस करिका। इस फिग अंजीर के अंदर पॉलिनेशन ब्लास्टोफेगा वास्प से होता है, फीमेल वास्प पॉलिनेशन करती है, ध्यान रहे। आप इकोलॉजी में पढ़ते हैं फिग वास्प रिलेशनशिप, सिम्बायोसिस से ध्यान करेंगे, म्यूचुअलिज्म में है। फिग अंजीर के अंदर हाइपेंथोडियन इन्फ्लोरेसेंस हमें देखने को मिलता है, जो कि पीयर की शेप का होता है। इसमें अपर साइड में एक माइन्यूट सा पोल प्रेजेंट होता है। ब्लास्टोफेगा वास्प की फीमेल अपने अंडे देने के लिए, एग्स ले करने के लिए इस पोल से अंदर एंटर करती है, अपने अंडे देती है और पॉलिनेशन करती है। तो याद रहे, ये पोल इतना छोटा होता है कि यहाँ से वो फीमेल बाहर नहीं निकल पाती है, वो अंदर ही मर जाती है, उससे अंदर ट्रैप कर लिया जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रैप डोर मैकेनिज्म से पॉलिनेशन हमें देखने को मिल रहा है, ध्यान रहे। कौन सा प्रोसेस है? ट्रैप डोर मैकेनिज्म है, ध्यान रहे। तो याद रहे, ब्लास्टोफेगा वास्प से पॉलिनेशन हमें देखने को मिलता है फिग अंजीर के अंदर। फिग अंजीर का साइंटिफिक नेम है फाइकस करिका। अब बात करने जा रहे हैं ऑर्किड ऑफरिस के बारे में। ऑर्किड ऑफरिस में पॉलिनेशन कोल्पा वास्प के मेल से होता है। ऑर्किड ऑफरिस के फ्लावर का कोई सा भी एक पेटल एनलार्ज हो जाता है। पेटल के एनलार्ज होते ही ये फ्लावर कोल्पा वास्प की फीमेल लाइक दिखाई देता है। कोल्पा वास्प की फीमेल जैसा दिखाई दे रहा है साहब, कलर भी उसकी फीमेल जैसा है, स्ट्रक्चर भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है। तो मिमिक्री हो गई, नहीं हो गई? प्लांट के फ्लावर में एंड कोल्पा वास्प की फीमेल में मिमिक्री हमें देखने को मिल रही है। दोनों का कलर भी सेम, स्ट्रक्चर भी सेम, ऑर्डर भी सेम है। कोल्पा वास्प का मेल जब आता है तो इस फ्लावर को अपनी फीमेल समझ बैठता है। फ्लावर को अपनी फीमेल समझ बैठ के कॉपुलेशन करने की कोशिश करता है। कॉपुलेशन करने की कोशिश करता है, तो एक फ्लावर पे जाता है, सक्सेसफुल नहीं हो पाता, दूसरे पे जाता है, तीसरे पे जाता है, चौथे पे जाता है, और इसी प्रोसेस में पॉलिनेशन कर देता है। तो हम कहते हैं सूडो कॉपुलेशन मेथड से हमें पॉलिनेशन देखने को मिलता है ऑर्किड ऑफरिस के अंदर। मिमिक्री हुई है इसलिए वो कंफ्यूज हुआ है, सूडो कॉपुलेशन मेथड से पॉलिनेशन हुआ है। ऑर्किड ऑफरिस में अलग अलग स्पीसीज हमें देखने को मिलती हैं। कुछ में पॉलिनेशन वास्प से होता है, कुछ में बीज से होता है, और कुछ स्पीसीज में पॉलिनेशन बम्बल बी से भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे हम ऑर्किड ऑफरिस की बात कर रहे हैं, कोल्पा वास्प के पॉलिनेशन की बात की हमने। यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हैं? एक दो पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वाटर हाइसेंथ, वाटर लिली के अंदर इंसेक्ट पॉलिनेशन यूजुअली दिखाई देता है, लेकिन कभी कभी विंड पॉलिनेशन भी होता है। लोटस में, जिसे निलंबियम का भी कह दिया जाता है, निलंबो भी कहा जाता है, पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारा पूरा होता है एंटोमोफिली। नाउ ऑर्निथोफिली। Pollination by birds is known as ornithophily. Bird pollination is also known as ornithophily. अब सब बर्ड पॉलिनेशन करना है तो फ्लावर का साइज कैसा होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। दूर से बर्ड को दिखना चाहिए यहाँ पे फ्लावर प्रेजेंट है, तो फ्लावर का साइज कैसा है? लार्ज है। तो याद रहे, ornithophilous flowers are large in size. These flowers are brightly colored. दूर से फ्लावर दिख जाना चाहिए बर्ड को, तो ब्राइट रेड कलर के फ्लावर्स हमें देखने को मिलते हैं, ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स हमें दिखाई देते हैं। फ्लावर्स में ऑर्डर यूजुअली एब्सेंट होता है। ऑर्डर क्यों एब्सेंट है साहब? आप खुद सोचिए, बर्ड ऊपर उड़ के जा रहा है, बहुत ऊपर उड़ के जा रहा है साहब, नीचे फ्लावर प्रेजेंट है। यदि यहाँ से ऑर्डर सिक्रेट भी होता है, स्मेल सिक्रेट भी होती है, तो क्या वो बर्ड तक पहुँच पाएगी? नहीं पहुँच पाएगी। इसलिए ऑर्डर या स्मेल एब्सेंट होती है।
बर्ड अट्रैक्ट हो रहे हैं फ्लावर की तरफ, कलर देख के आ रहे हैं, वो ध्यान रहे, फ्लावर कलरफुल एंड ब्राइटली कलर्ड हैं। नेक्टर प्रेजेंट होगा सब, ऑब्वियसली बात नेक्टर प्रेजेंट होगा। हमिंग बर्ड आ रही हैं साहब, सन बर्ड आ रही हैं, नेक्टर सक करने आ रही हैं, नेक्टर के लिए तो आ रही हैं, और नेक्टर का अमाउंट कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा नहीं होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, क्योंकि बर्ड की नेक्टर रिक्वायरमेंट कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल की बात करें, बिग्नोनिया, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, कैलिस्टीमोन मीन्स बॉटल ब्रश, बॉम्बेक्स एंड रोज के अंदर हमें बर्ड पॉलिनेशन देखने को मिलता है। रोज में हमें इंसेक्ट पॉलिनेशन भी दिखाई देता है एंड बर्ड पॉलिनेशन भी देखने को मिल जाता है। अब आते हैं मिर्मेकोफिली। पॉलिनेशन बाय एंड्स एंड टर्माइट्स इज नोन एज मिर्मेकोफिली। मिर्मेकोफिली हमें दिखाई देता है मैंगो में एंड लीची में। यहाँ पे ओनली टर्म आपको याद रखनी है, पॉलिनेशन बाय एंड्स एंड टर्माइट्स इज नोन एज मिर्मेकोफिली। नेक्स्ट, काइरोप्टेरोफिली। बेड पॉलिनेशन इज ऑल्सो नोन एज काइरोप्टेरोफिली। बेड्स को रखा जाता है ऑर्डर काइरोप्टेरा में, तो काइरोप्टेरा से टर्म आई है काइरोप्टेरोफिली। अब इन फ्लावर में क्या करैक्टर होना चाहिए जिनमें बेड पॉलिनेशन हो रहा है? फ्लावर का साइज लार्ज होना चाहिए, बड़े साइज के फ्लावर होने चाहिए। बेड्स आ रही है साहब, बेड्स क्या है? मैमल्स हैं, नॉकटर्नल रात के समय निकलती हैं। फ्लावर यूजुअली डल कलर्ड होते हैं, रात के समय बेड्स आ रही है, फ्लावर का कलर दिखाई नहीं दे रहा है, डल कलर के फ्लावर हैं, तो बेड उस फ्लावर तक कैसे पहुंचेगी? ऑर्डर के थ्रू, स्मेल के थ्रू पहुंचेगी। फ्लावर में गुड स्मेल भी हो सकती है, बैड स्मेल भी हो सकती है। गुड स्मेल होगी तो सेंट की फॉर्म में होगी, बैड होगी तो फाउल ऑर्डर होगी, ध्यान रहे। तो इन फ्लावर के अंदर हमें फाउल ऑर्डर भी देखने को मिल जाती है। नेक्टर प्रेजेंट होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, नेक्टर प्रेजेंट होगा। बेड्स की नेक्टर रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती, ध्यान रहे। मैमल्स हैं साहब, तो इन फ्लावर के अंदर बहुत ज़्यादा नेक्टर प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल्स की बात की जाए, एडेंसोनिया, काइजेलिया, एंथोसिफिलस कदम्बा, इसे कदम का ट्री भी कह दिया जाता है। और बनाना के अंदर हमें बेड पॉलिनेशन दिखाई देता है। बनाना में बेड पॉलिनेशन भी होता है, बर्ड पॉलिनेशन भी होता है, लेकिन कॉमनली हमें देखने को मिलता है बेड पॉलिनेशन। मेलेकोफिली, पॉलिनेशन बाय स्नेल इज नोन एज मेलेकोफिली। लेबना के अंदर हमें दिखाई देता है स्नेल पॉलिनेशन, यहाँ पे सिर्फ टर्म आपको याद रखनी है। पॉलिनेशन बाय स्नेक इज नोन एज ओफियोफिली। ओफियोफिली स्नेक पॉलिनेशन किसमें होगा? सेंटेलम एल्बम, जिसे चंदन या सैंडल कह दिया जाता है, उसमें स्नेक पॉलिनेशन दिखाई देता है। तो ये टर्म आपको याद रखनी है, ओफियोफिली। पॉलिनेशन बाय स्नेक इज नोन एज ओफियोफिली। यहाँ एग्जाम्पल भी याद रखना है, सेंटेलम एल्बम, सैंडल, चंदन। तो यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हैं। अब बात करने जा रहे हैं जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा के बारे में। पॉलिनेशन हो चुका है साहब, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंच चुका है। आप जानते हैं स्टिग्मा पे मॉइस्चर प्रेजेंट होती है, शुगर प्रेजेंट होता है, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, बोरोन कैल्शियम प्रेजेंट होता है। स्टिग्मा पर पहुंचकर पोलन ग्रेन मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, इम्बाइब कर रहा है, एंड ऑस्मोसिस हो रहा है साहब। एंड ऑस्मोसिस होता है तो इंटाइन पे प्रेशर एक्सर्ट होता है, इंटाइन पोलन ट्यूब की फॉर्म में निकल के बाहर आ जाता है। तो साहब यहाँ पे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया साहब, पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया। आपने पढ़ा है पोलन ट्यूब में सबसे पहले एंटर करता है ट्यूब न्यूक्लियस, नाम ही ट्यूब न्यूक्लियस है, एपिकल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है और पोलन ट्यूब की ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम करता है ट्यूब न्यूक्लियस। दिस न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस के पीछे पीछे जनरेटिव सेल फ्लोट करती हुई आ जाती है, और जनरेटिव सेल में जब माइटोसिस होता है तो 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हमने 2 मेल गैमेट्स को भी शो कर रखा है। सिंगल पोलन ग्रेन से सिंगल पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ है, सब देख रहे हैं आप। दिस कंडीशन इज नोन एज मोनोसाइफनस कंडीशन। मोनो मीन्स 1, साइफन मीन्स पोलन ट्यूब। सिंगल पोलन ग्रेन सिंगल पोलन ट्यूब फॉर्म कर रहा है, इस कंडीशन को बोलेंगे मोनोसाइफनस कंडीशन है, और ये कंडीशन हमें मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलती है, इंक्लूडिंग कैप्सुला। यदि हम मालवेसी की बात करें, कुकुरबिटेसी फैमिली की बात करें, तो इन फैमिलीज के अंदर हमें पॉलीसाइफनस कंडीशन देखने को मिल जाती है। अभी कंडीशन क्या होती है साहब?
मालवेसी एंड कुकुरबिडेसी फैमिली के मेंबर्स में सिंगल पोलन ग्रेन से मेनी पोलन ट्यूब्स का फॉर्मेशन हो जाता है। सिंगल पोलन ग्रेन से मेनी पोलन ट्यूब फॉर्म हो जाए तो इस कंडीशन को कह दिया जाता है पॉलीसाइफनस कंडीशन है। पॉली मीन्स मैनी, साइफन मीन्स ट्यूब, तो मैनी पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है तो बोलेंगे पॉलीसाइफनस कंडीशन है। मैनी पोलन ट्यूब फॉर्म हो तो जाती हैं लेकिन फंक्शनल पोलन ट्यूब एक ही रहती है। जिस पोलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट्स जा रहे हैं वही पोलन ट्यूब फंक्शनल रहती है एंड रिमेनिंग पोलन ट्यूब डीजनरेट हो जाती है। तो याद रहे मोस्टली एंजियोस्पर्म के अंदर हमें कौन सी कंडीशन दिखाई देती है, मोनोसाइफनस कंडीशन दिखाई देती है। आप ये भी जानते हैं कि जो दोनों मेल गैमेट्स हैं ये दोनों मेल गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं। एंजियोस्पर्म में मेल एंड फीमेल गैमेट्स कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। तभी तो पॉलिनेशन कराना पड़ा साहब। मेल एंड फीमेल गैमेट को पास लाना है तो पॉलिनेशन करवाना पड़ता है प्लांट को, ध्यान करेंगे आप। पोलन ट्यूब के थ्रू ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचेंगे, ध्यान रहे। ट्यूब के लिए टर्म यूज कर रहे हैं हम साइफन, तो साइफनोगेमी हो रही है। फर्टिलाइजेशन टाइप कौन सा होगा, साइफनोगेमस टाइप का होगा। पोलन ट्यूब के थ्रू, साइफन के थ्रू मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंच रहे हैं और फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज कर रहे हैं। यदि हम पोलन ट्यूब की बात करें तो हम कह सकते हैं पोलन ट्यूब और डिस्कवर्ड बाय जीबी अमिकी इन पोर्चुला का प्लांट है। किसने डिस्कवर किया था, जीबी अमिकी ने डिस्कवर किया था। और बड़ी ताजुब की बात है, जीबी अमिकी साहब एक मैथमेटिशियन थे। मैथमेटिशियन ने पोलन ट्यूब को डिस्कवर कर दिया पोर्चुला का प्लांट के अंदर। टू एलिमेंट्स बोरोन एंड कैल्शियम आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। दो एलिमेंट एसेंशियल माने गए हैं, कौन कौन से हैं, बोरोन है, कैल्शियम है। लेकिन मेनली कौन सा एलिमेंट एसेंशियल माना जाता है, बोरोन एलिमेंट को एसेंशियल माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सुटेबल टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज 25 ± 5। 25 ± 5 का मतलब 20 to 30 डिग्री टेम्परेचर को पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए सुटेबल टेम्परेचर माना जाता है। इस टेम्परेचर पर पोलन ट्यूब बहुत अच्छी ग्रोथ शो करती है। पोलन ट्यूब शोज एपिकल ग्रोथ, टिप से होने वाली ग्रोथ को बोलेंगे एपिकल ग्रोथ है। पोलन ट्यूब में टिप पर कौन सा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये पोलन ट्यूब की ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है। जितना भी साइटोप्लाज्म में ये टिप वाले पोर्शन में कन्फाइंड है, आप देख पा रहे हैं। इसलिए पोलन ट्यूब टिप से ग्रोथ शो करती है और टिप से होने वाली ग्रोथ को हम क्या बोलेंगे, एपिकल ग्रोथ बोलेंगे। पोलन ट्यूब शोज कीमोट्रोपिक मूवमेंट ड्यू टू कैल्शियम, बोरोन, इनोसिटोल शुगर कॉम्प्लेक्स। अब साहब ये केमिकल जो है आप देख रहे हैं इसका क्या नाम है, कैल्शियम, बोरोन, इनोसिटोल शुगर कॉम्प्लेक्स। कौन सिक्रेट करता है, सिनर्जिड सिक्रेट करती हैं। फिलीफॉर्म की हेल्प से सिनर्जिड केमिकल का सिक्रीशन करती है और जिस साइड से केमिकल आना होता है उस साइड पोलन ट्यूब मुड़ती चली जाती है। पोलन ट्यूब कर्वेचर मूवमेंट शो कर रही है। कर्वेचर मूवमेंट को हम टॉपिक मूवमेंट बोलते हैं, ध्यान करेंगे। तो पोलन ट्यूब केमिकल की तरफ मुड़ रही है, केमिकल की तरफ कर्वेचर मूवमेंट शो कर रही है, तो पोलन ट्यूब कीमोट्रोपिक मूवमेंट शो कर रही है। आपने एक पोटेड प्लांट लिया, गमले में लगा हुआ प्लांट लिया, आपने विंडो पर रख दिया, प्लांट सनलाइट की तरफ मुड़ गया, मुड़ रहा है, कर्वेचर मूवमेंट शो कर रहा है, फोटोट्रोपिक मूवमेंट शो कर रहा है। तो कर्वेचर मूवमेंट के लिए हम टर्म यूज करते हैं ट्रोपिक मूवमेंट, ध्यान रहे। पोलन ट्यूब शोज कीमोट्रोपिक मूवमेंट है, केमिकल की तरफ मुड़ रही है तो बोलेंगे कीमोट्रोपिक मूवमेंट है। लॉन्गेस्ट पोलन ट्यूब इज फाउंड इन जिया मेज। मेज या मक्का का साइंटिफिक नेम क्या है, जिया मेज है, और इसमें लॉन्गेस्ट पोलन ट्यूब हमें दिखाई देती है। अब आगे चल के पढ़ेंगे, लॉन्गेस्ट स्टाइल्स आर फाउंड इन मेज। स्टाइल भी लॉन्गेस्ट होती है और पोलन ट्यूब भी लॉन्गेस्ट होती है जिया मेज या मक्का के अंदर। यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हैं। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल के बारे में। पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर कर रही है, आप देख रहे हैं माइक्रोपाइल के थ्रू यूजुअली पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर करती है। माइक्रोपाइल को यहाँ पर ओव्यूल का पोर मानते हुए टर्म दी जाती है पोरोगेमी। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल इज नोन एज पोरोगेमी। मोस्टली एंजियोस्पर्म में हमें पोरोगेमी दिखाई देती है इंक्लूडिंग कैप्सिला, लेकिन कुछ प्लांट के अंदर पोलन ट्यूब चलेजा के थ्रू एंटर कर जाती है। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल थ्रू चलेजा इज नोन एज चलेजोगेमी और बेसोगेमी। चलेजा इज बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल,
तो इसलिए इसे बेसोगेमी भी कह दिया जाता है। कैजुराइना प्लांट के अंदर हमें दिखाई देती है चेलेजोगेमी। अब यहां पर देखिए आप, पॉलन ट्यूब इंटेग्यूमेंट के थ्रू एंटर कर रही है या पॉलन ट्यूब फ्यूनिकल के थ्रू एंटर कर रही है। इंटेग्यूमेंट से एंटर करे चाहे फ्यूनिकल से एंटर करे, ओव्यूल के मिडिल से पॉलन ट्यूब एंटर कर रही है, और मिडिल के लिए हम टर्म यूज करते हैं मीजो। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू इंटेग्यूमेंट और फ्यूनिकल इज नोन एज मेजोगेमी। कुकुर बेटा में दिखाई देती है मेजोगेमी। कुकुर बेटा में पॉलन ट्यूब इंटेग्यूमेंट के थ्रू एंटर करती है, ओव्यूल के मिडिल से एंट्री चल रही है, तो बोलेंगे मेजोगेमी है। पॉलन ट्यूब कहीं से भी एंटर करे, अल्टीमेटली घूम फिर के माइक्रोपाइल तक पहुंच रही है। देख पा रहे हैं आप, माइक्रोपाइल तक पहुंच रही है। तो यहाँ पे हमने बात करी एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू दी ओव्यूल के बारे में। मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है? पोरोगेमी, ध्यान रहे। अब बात करने जा रहे हैं हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में। पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंच रहा है। अब स्टिग्मा कैसे उसे आइडेंटिफाई कर रही है कि रोंग पोलन है या राइट पोलन है? जब पोलन ग्रेन हवा में उड़ते हुए आ रहे हैं या किसी इंसेक्ट के थ्रू आ रहे हैं, तो रोंग पोलन ग्रेन के आने के चांसेस भी यहाँ पर हो जाते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे मैंगो के 2 कार्पल को शो कर रखा है। मैंगो के कार्पल पे मैंगो का पोलन आएगा तो इस पोलन का जर्मिनेशन होगा, ये पोलन ट्यूब बनाएगा और बिल्कुल फर्टाइज करेगा। मैंगो के कार्पल पे नीम का पोलन भी आ सकता है साहब। मैंगो के कार्पल पे नीम का पोलन ग्रेन आ गया तो इस पोलन ग्रेन का कभी भी जर्मिनेशन नहीं होगा। जिस पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन पॉसिबल है उस पोलन ग्रेन को बोलेंगे कंपैटिबल पोलन ग्रेन है, और जिस पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है उसे बोलेंगे इनकम्पैटिबल है। मैंगो के कार्पल पे मैंगो का पोलन ग्रेन आया है तो इस पोलन का जर्मिनेशन पॉसिबल होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा साहब। तो जिस पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन पॉसिबल है उसे हम क्या बोलेंगे? कंपैटिबल है। या यूं कह सकते हैं राइट पोलन ग्रेन इज नोन एज कंपैटिबल पोलन ग्रेन। सेम प्लांट का है, राइट पोलन ग्रेन है, तो बोलेंगे कंपैटिबल पोलन ग्रेन है। मैंगो के कार्पल पे नीम का पोलन ग्रेन आया है, इस पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है, तो बोलेंगे इनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन है। या यूं कह सकते हैं रॉन्ग पोलन ग्रेन इज नोन एज इनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन। अब सब स्टिग्मा को कैसे पता चलता है कि पोलन ग्रेन राइट है या रॉन्ग है? जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करता है तो स्टिग्मा केमिकल का सिक्रीशन करती है। स्टिग्मा के केमिकल से पोलन ग्रेन के एग्जाइन में मौजूद केमिकल के साथ में केमिकल रिएक्शन करते हैं, उन्हें केमिकल डायलॉग्स कहा जाता है। केमिकल डायलॉग चल रहा है, केमिकल रिएक्शन चल रही है। केमिकल रिएक्शन से स्टिग्मा आइडेंटिफाई कर लेती है कि पोलन ग्रेन राइट है या रॉन्ग है। राइट पोलन ग्रेन है तो उसे प्रमोट कर दिया जाता है, इट मीन्स फर्दर पोलन ट्यूब बनाने के लव कर दिया जाता है। और रॉन्ग पोलन ग्रेन है तो उसकी ग्रोथ को वहीं पर इनहिबिट कर दिया जाता है, उसे जर्मिनेट ही नहीं होने दिया जाता है। तो स्टिग्मा के अंदर कुछ केमिकल का सिक्रीशन किया जा रहा है साहब। स्टिग्मा केमिकल का सिक्रीशन कर रही है। स्टिग्मा का केमिकल आइडेंटिफाई कर रहा है पोलन ग्रेन के एग्जाइन के अंदर मौजूद केमिकल को, तो जाके केमिकल इंटरेक्शन सही चल पा रहा है। केमिकल इंटरेक्शन चल रहा है, केमिकल डायलॉग चल रहा है, केमिकल डायलॉग चल रहा है, उसकी हेल्प से स्टिग्मा ने उसे आइडेंटिफाई किया है राइट है या रॉन्ग है। साइंटिस्ट को उस केमिकल कंपोनेंट के बारे में कुछ पता चल चुका है। कुछ केमिकल कंपोनेंट के बारे में बॉटनिस्ट को, साइंटिस्ट को कुछ पता चल चुका है। कुछ केमिकल रिएक्शन के बारे में पता चल चुका है। अब साहब साइंटिस्ट पे वर्क कर रहे हैं कि वो कौन से जीन्स स्टिग्मा में प्रेजेंट हैं जो केमिकल का सिक्रीशन करवा रहे हैं। अब सपोज यहाँ पे कोई जीन प्रेजेंट है, ये जीन केमिकल का सिक्रीशन करवा रहे हैं साहब। जिस दिन जीन के बारे में पता चल जाएगा, इन जीन को हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। अब जीन को हटा दिया साहब साइंटिस्ट ने। अब किसी भी प्लांट का पोलन यहाँ पे डाल दीजिए, पोलन का जर्मिनेशन होगा नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा साहब। कहने का मतलब है इनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन भी पॉसिबल हो जाएगा। फिर हाइब्रिड टाइप के फ्रूट मार्केट में आ जाएंगे। मैंगो के कार्पल पे नीम के पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन हो गया तो फ्रूट कैसा बनेगा? हाइब्रिड बनेगा साहब। लेकिन वो अभी पॉसिबल नहीं हुआ है, उस पर रिसर्च अभी चल रही है। अभी तक साइंटिस्ट कुछ केमिकल के बारे में पता चला है, कुछ केमिकल कंपोनेंट के बारे में पता चला है, पूरी रिएक्शन के बारे में भी पता नहीं चल पाया है। पोलन ग्रेन के स्टिग्मा पर पहुंचते ही केमिकल का सिक्रीशन कर दिया जाता है। राइट पोलन है
तो उसे प्रमोट कर दिया जाता है, पोलन ट्यूब बनाने के लिए लागू कर दिया जाता है। अभी पोलन ट्यूब यहाँ पे मूव कर रही है, आगे बढ़ रही है, अब इसे चेक किया जा रहा है। जब तक ये पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर नहीं कर जाती तब तक इसे चेक किया जाता रहता है। पोलन ग्रंथि के स्टिग्मा पर पहुंचने से लेकर जब तक पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर नहीं कर जाती तब तक उसे चेक किया जा रहा है। ये पूरा प्रोसेस कहलाएगा पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ऑल द इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा until the entry of pollen tube into the ovule are together referred to as pollen pistil interaction. It is a dynamic process. डायनेमिक प्रोसेस माना जाता है, गजब का प्रोसेस है। हजारों पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे एक साथ लैंड कर जाते हैं, लेकिन फिर भी स्टिग्मा आइडेंटिफाई कर लेती है कि राइट पोलन है या रॉन्ग पोलन ग्रेन है। केमिकल की हेल्प से ये सब आइडेंटिफाइफिकेशन किया जाता है। इधर से पोलन ग्रेन आया, इधर से केमिकल का सिक्रेशन कर दिया, आइडेंटिफाई कर लिया राइट है या रॉन्ग है। रॉन्ग है तो जर्मिनेशन नहीं होने दिया जाता है, राइट है तो पोलन को जर्मिनेट होने दिया जाता है एंड फर्दर प्रोसेस को प्रमोट किया जाता है। तो इसको अच्छे से याद रखना है। पोलन ग्रेन को स्टिग्मा आइडेंटिफाई कर रही है। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा फाइनली लास्ट तक, जब तक पोलन ट्यूब एंटर नहीं कर रही तुरंत, इसे हम बोलेंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन है। अब बात करने जा रहे हैं हम एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सेक के बारे में। आपने पढ़ा है अपर साइड से पोलन ट्यूब आ रही है, ओव्यूल के बेस पर ऑब्टुलेटर प्रेजेंट है, देख पा रहे हैं यहाँ पे कहाँ से डेवलप हुए थे, या तो फ्यूनिकल से डेवलप हुए थे या फिर प्लेसेंटा से डेवलप हुए थे। ऑब्टुलेटर ने केमिकल का सिक्रीशन किया, अट्रैक्ट किया पोलन ट्यूब को, पहुँचा दिया माइक्रोपाइल के ठीक सामने। पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल के ठीक सामने पहुँच चुकी है। अपर साइड में 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट हैं, दोनों सिनर्जिड में फिलीफॉर्म एपेडस प्रेजेंट हैं और दोनों सिनर्जिड फिलीफॉर्म की हेल्प से केमिकल का सिक्रीशन करती है। अपर साइड से केमिकल आ रहा है तो पोलन ट्यूब मुड़ गई है टुवर्ड्स एम्ब्रियो सेक। अब सभी पोलन ट्यूब एंजाइम का सिक्रीशन कर रही है, पैक्टिनेज एंजाइम का सिक्रीशन कर रही है, सेलुलेज एंजाइम का सिक्रीशन कर रही है। न्यूक्लियस से होती हुई एम्ब्रियो सेक तक पहुंच गई है। एम्ब्रियो सेक तक जब पोलन ट्यूब पहुंची है तो एम्ब्रियो सेक तक पहुंचते ही इसने एंजाइम का सिक्रीशन स्टार्ट कर किया है, चल रहा लगातार हो। तो एंजाइम सिक्रीशन की वजह से 2 सिनर्जिड में से एक सिनर्जिड डीजनरेट होने लग जाती है। जिस सिनर्जिड के पास में पोलन ट्यूब पहुंच गई है वो सिनर्जिड डीजनरेट होना स्टार्ट कर देती है। अब ये पोलन ट्यूब एंटर करने जा रही है डीजनरेटिंग सिनर्जिड में। जैसे जैसे पोलन ट्यूब आगे बढ़ती जाती है पीछे का पोर्शन ब्लॉक होता जाता है, पीछे कैलोस के प्लग बनते जाते हैं और कैलोस प्लग बनने की वजह से पोलन ट्यूब का बैक साइड का पोर्शन ब्लॉक हो जाता है। अब पोलन ट्यूब एंटर कर गई है डीजनरेटिंग सिनर्जिड के अंदर। अच्छे से याद रहे, पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू द एम्ब्रियो सेक थ्रू डीजनरेटिंग सिनर्जिड। सिनर्जिड में पहुंचने के बाद पोलन ट्यूब वहां से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है। एंड ऑस्मोसिस चल रहा है साहब, एंड ऑस्मोसिस होगा तो पोलन ट्यूब का टिप वाला पोर्शन स्वलन हो जाएगा। टिप वाला पोर्शन जब बहुत ज़्यादा स्वलन हो जाता है तो फाइनली बस्ट हो जाता है और पोलन ट्यूब की कंटेंट वहाँ पर रिलीज कर दिए जाते हैं। पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट प्रेजेंट है, दोनों मेल गैमेट को वहाँ पर रिलीज कर दिया है। ट्यूब न्यूक्लियस से काम खत्म हो चुका है, पोलन ट्यूब सही जगह पहुंच चुकी है। ट्यूब न्यूक्लियस डिजनरेट होना स्टार्ट कर देता है। अब सब 2 मेल गैमेट यहाँ पे पहुंच चुके हैं। 2 मेल गैमेट में से 1 मेल गैमेट का फ्यूजन हो जाएगा एग सेल के साथ में। फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट विद एग सेल इज नोन एज सिनगेमी। सिनगेमी वाज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर इन मोनोट्रोपा प्लांट। सेकेंड मेल गैमेट का फ्यूजन होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस से। हमने पढ़ा है सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे। जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन both polar nuclei fuse together to form a diploid structure which is known as secondary nucleus. फर्टिलाइजेशन से ठीक पहले दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे नाम दिया जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज डेफिनेटिव न्यूक्लियस। अब सब सेकेंड मेल गैमेट वहां तक पहुंच चुका है। सेकेंड मेल गैमेट का फ्यूजन होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस से, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन है। ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहा गया? टोटल 3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन माना गया है। 3 न्यूक्लियाई कैसे मान लिए गए साहब? एक न्यूक्लियस तो मेल गैमेट का और 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, ध्यान करेंगे। 2 पोलर न्यूक्लियाई
जैसे बाद में हमने कह दिया फ्यूज हो गए, बन गया सेकंड न्यूक्लियस, तो यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई के 2 न्यूक्लियस काउंट किए जा रहे हैं, ध्यान रहे, एंड 1 न्यूक्लियस ऑफ मेल गैमेट। टोटल 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन मानते हुए प्रोसेस को नाम दिया गया है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन इज ऑल्सो नोन एज वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। अगेन सिनगेमी की बात कर रहे हैं। सिनगेमी में एग सेल का फ्यूजन मेल गैमेट से हुआ है। एग सेल इज ऑल्सो नोन एज फीमेल गैमेट। फीमेल एंड मेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, सिनगेमी हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है साहब। मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और जाइगोट को स्पोर भी कह दिया जाता है। स्ट्रक्चर कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा, और यही जाइगोट फर्दर डेवलप होके एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रिपल फ्यूजन हुआ साहब, सेकेंडरी न्यूक्लियस का फ्यूजन मेल गैमेट से हो रहा है। स्ट्रक्चर जो बनेगा उससे हम बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN। किस सेल में बनेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, PEC में बनेगा, और यही स्ट्रक्चर आगे चल के एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि होगा ट्रिप्लोइड। नावाश्यन साहब एक साइंटिस्ट का नाम है। नावाश्यन साहब आए, उन्होंने कहा साहब 2 बार फर्टिलाइजेशन चल रहा है, एक बार ट्रू फर्टिलाइजेशन है और सेकेंड टाइम वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन चल रहा है, 2 बार फर्टिलाइजेशन चल रहा है। नावाश्यन साहब ने दोनों प्रोसेस को कलेक्टिवली कह दिया डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स। इट वाज डिस्कवर्ड बाय नावाश्यन इन लिलियम एंड फ्रिटिलरिया। 2 प्लांट थे, लिलियम एंड फ्रिटिलरिया, दोनों फ्लावरिंग प्लांट मीन्स एंजियोस्पर्म है, और दोनों फ्लावरिंग प्लांट में डिस्कवर किया डबल फर्टिलाइजेशन। किसने? नावाश्यन साहब ने डिस्कवर किया, ध्यान रहे। डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ओनली एंड ओनली फ्लावरिंग प्लांट्स में देखने को मिलता है, इट मीन्स एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। डबल फर्टिलाइजेशन का होना एंजियोस्पर्म का एक मेन फीचर माना जाता है। एंजियोस्पर्म में ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, एक बार ट्रू फर्टिलाइजेशन हुआ है और दूसरी बार वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन हुआ है। 2 बार फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन है। याद रहे जिम्नोस्पर्म में ट्रिपल फ्यूजन नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म में ट्रिपल फ्यूजन नहीं होता तो जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन का होना एंजियोस्पर्म का, फ्लावरिंग प्लांट का मेन फीचर, यूनिवर्सल फीचर माना जाता है। अब सब यहाँ पे जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो का प्रोडी लेवल क्या होगा? 2n होगा साहब। जाइगोट 2n बना है। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, और PEC प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का प्रोडी लेवल क्या है? 3n है। तो एंडोस्पर्म कैसे बनेगा? 3n बनेगा। याद रहे एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म का प्रोडी लेवल 3n ट्रिप्लोइड है। एंडोस्पर्म वो टिश्यू होता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, एंडोस्पर्म वो टिश्यू है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। जिम्नोस्पर्म के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, इसलिए जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट को एंडोस्पर्म मान लिया जाता है, जो कि हैप्लॉइड होता है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, एंडोस्पर्म वो टिश्यू है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। जिम्नोस्पर्म के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसलिए जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट को ही एंडोस्पर्म मान लिया जाता है, जो कि हैप्लॉइड होता है। फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, बिफोर फर्टिलाइजेशन बन चुका होता है। ये बना है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वो बना है बिफोर फर्टिलाइजेशन। जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म हैप्लॉइड, एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म ट्रिप्लोइड है, ध्यान रहे। अब आप देखेंगे इस पूरे प्रोसेस के अंदर 3 गैमेट्स इन्वॉल्व हैं। 3 गैमेट से 3 कैसे हो गई? 2 तो मेल गैमेट से था, 2 मेल गैमेट दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 मेल गैमेट है, 1 फीमेल गैमेट भी इन्वॉल्व है। क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी गैमेट्स आर इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन, आंसर जाएगा 3 गैमेट से, 2 मेल गैमेट्स एंड 1 फीमेल गैमेट। एक सेल क्या फीमेल गैमेट है। हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन, न्यूक्लियस की बात कर, न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं। टोटल 5 न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन। 5 कैसे हो गए साहब? 1 न्यूक्लियस ऑफ एक सेल, 1 न्यूक्लियस ऑफ मेल गैमेट, तो 2 न्यूक्लियाई इन्वॉल्व हैं सिनगेमी में। 2 न्यूक्लियाई ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस, 1 न्यूक्लियस ऑफ मेल गैमेट। 3 न्यूक्लियाई इन्वॉल्व हैं ट्रिपल फ्यूजन में, 3 + 2 टोटल 5 न्यूक्लियाई यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, ध्यान रहे। गैमेट का पूछेगा आंसर जाएगा 3, न्यूक्लियाई का पूछेगा आंसर जाएगा 5। अब साहब यहाँ पर देखिए, जहाँ पर एक सेल थी
उस जगह पर डेवलप हो जाएगा जाइगोट। क्या बन जाएगा यहाँ पे? जाइगोट बन जाएगा। एक सेल का फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट में कन्वर्ट हो गई साहब। जहां पर सेकेंडरी न्यूक्लियस है उस जगह पर बन जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ मेल गैमेट से, बन गया है ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जिस सेल को अब तक हमने सेंट्रल सेल कहा था, उस सेल का अब नाम चेंज कर दिया जाता है और उसे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कह दिया जाता है। तो याद रहे, आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन सेंट्रल सेल बिकम्स प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब इस सेल में आपको दिख रहा है PN जो कि ट्रिप्लोइड है। यही जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा और यही PEC आगे चल के एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, एंडोस्पर्म फॉर्म करेगी। ध्यान रहे, यहाँ तक पूरा प्रोसेस क्लियर है।